अगर कोई मर्द बलात्कारी साबित हो जाए तो उसे सालों तक जेल में रहना पड़ता है। उसकी जिंदगी, इज्जत, करियर सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की झूठा आरोप लगाए सिर्फ ब्लैकमेल करने या पैसे वसूलने के लिए, तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? दिल्ली की एक अदालत में ऐसा ही एक केस 6 साल तक चला और जब सच्चाई सामने आई तो जज साहब ने वो कहा जिसे सुनकर हर किसी को झटका लगा गया था। दरअसल लड़की का नाम था तिशा और जिस लड़के पर उसने आरोप लगाया उसका नाम था संदीप। तिशा ने आरोप लगाया कि संदीप ने होटल में उसके साथ जबरदस्ती की और पुलिस ने भी बिना देर किए संदीप को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया ने उसे अपराधी बना दिया और समाज ने उससे नाता तोड़ लिया। संदीप की नौकरी चली गई, मां को मुंह छुपाकर जीना पड़ा और रिश्तेदारों ने पूछना तक बंद कर दिया। 2019 में लगा ये आरोप 2025 तक उसकी जिंदगी को निगलता रहा। लेकिन जब अदालत में इस केस की आखिरी सुनवाई हुई तो लोग देखते रह गए। जब सच सामने आया तो जज साहब ने ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि यह फैसला भारत की किसी अदालत में शायद पहली बार सुनाया गया था। यह सिर्फ एक झूठे केस की नहीं बल्कि एक बेकसूर की इज्जत और हिम्मत की कहानी है। और यह जानना जरूरी है कि इस झूठ को कोर्ट के अंदर कैसे बेनकाब किया गया। अगर आपको भी लगता है कि झूठे केस सिर्फ एक इंसान की नहीं पूरे समाज की बदनामी होते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फैसले की नहीं, एक सिस्टम से लड़ने की कहानी है और इसमें वो सब कुछ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल संदीप हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला था, एक सीधा साधा नौजवान जिसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था, मेहनत करके कुछ बनना और परिवार का सहारा बनना। दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। घर में मां थी, सरल, मजबूत और खुददार। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और गांव में 2 छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। परिवार बहुत सामान्य था, न कोई दिखावा न कोई सहारा, सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करने वाला। मां ने अकेले दम पर तीनों बच्चों को पाला था। संदीप सबसे बड़ा था और उसी से घर की सारी उम्मीदें जुड़ी थीं। मां को उस पर नाज था क्योंकि वो सिर्फ बेटा नहीं, उनके संघर्षों का जवाब था। लेकिन एक दिन तिशा नाम की एक लड़की संदीप की जिंदगी में आई और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जो उसके पूरे परिवार को बर्बादी के कगार पर ले गया। इस कहानी की शुरुआत 20 नवंबर 2019 से होती है। संदीप बताते हैं कि उस दिन उन्हें फेसबुक पर एक अजनबी प्रोफाइल से हाय का मैसेज आया था। प्रोफाइल का नाम था त्रिशा राठौर। न पहले कोई जान पहचान थी, न कभी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी और ना ही दोनों एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में थे। फिर भी संदीप ने उस मैसेज का जवाब दे दिया। शायद उस वक्त उन्होंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और बस बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लिया। संदीप का कहना है कि त्रिशा की बातों में अपनापन था और उसे लगा कि कोई अच्छी दोस्त मिल गई है। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चल पड़ा कि वो फोन पर घंटों बातें करने लगे। और इसी बीच एक दिन त्रिशा ने कहा कि वह जयपुर से दिल्ली आ रही है, उसे वहां अपने एक दोस्त से मिलना है और अगर संदीप भी फ्री हो तो दोनों मिल सकते हैं। संदीप को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने हामी भर दी। फिर एक तारीख तय हुई। 4 दिन बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुलाकात का प्लान पक्का हुआ। वह दिन आया और संदीप अपने एक दोस्त को साथ लेकर तय समय पर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर त्रिशा से पहली बार आमने सामने मुलाकात होती है। संदीप के मुताबिक शुरू में सब सामान्य था, लेकिन बात करते करते उसे महसूस हुआ कि इस लड़की का व्यवहार कुछ अजीब है। वो बार बार अपने बारे में ऊंची ऊंची बातें कर रही थी, जैसे कि उसके बड़े अफसरों से गहरे संबंध हैं, वो जिसे चाहे फंसा सकती है और जो उसका मन हो वह करवा सकती है। संदीप को ये बातें काफी बनावटी लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की मिल क्यों रही है और क्या चाहती है। फिर भी मेहमान को आया देखकर संदीप ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और कहा कि चलो थोड़ा घूमते हैं, फिर तुम्हें वापस स्टेशन छोड़ दूंगा। लेकिन गाड़ी में बैठते ही लड़की का लहजा अचानक बदलने लगा। अब वह ज्यादा तेज आवाज में बात कर रही थी और बार बार यही कह रही थी कि अगर तुम्हें किसी को सबक सिखाना हो तो बताओ, मैं सब संभाल लूंगी। संदीप को अब यह सब काफी अजीब लगने लगा था। उसने त्रिशा से पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? लेकिन त्रिशा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह एकदम से रुकी हो गई और कहा, मुझे अभी स्टेशन वापस ले चलो। संदीप ने दोबारा पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है, लेकिन त्रिशा ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि
उल्टा सख्त लहजे में कहा, ज्यादा कुछ पूछो मत, बस वापस ले चलो। संदीप को अब महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। उसने सोचा बात बढ़ाने से अच्छा है जो वो कह रही है वही कर दिया जाए। इसलिए उसने बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी मोड़ी और त्रिशा को स्टेशन वापस ले आया। उसे क्या पता था कि जो लड़की कुछ मिनट पहले तक उसके साथ गाड़ी में घूम रही थी वही अब उसके खिलाफ ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी पलट देगी। संदीप त्रिशा को स्टेशन छोड़ देता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लड़की एक और नया रूप दिखाती है। वो कहती है, मुझे वापस जाना है, मेरी ट्रेन की टिकट करवा दो। संदीप पहले तो सोच नहीं पाता कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जब सारी जानकारी निकलवाता है तो पता चलता है कि लड़की की ट्रेन अगले दिन है, यानी अब उसे रात रुकना पड़ेगा। अब सवाल था, ठहरने का इंतजाम कहां किया जाए? संदीप उसके कहने पर उसे अपनी गाड़ी में वापस बैठाता है और एक होटल की तलाश करता है। आखिरकार एक होटल में जाकर उसे रुकवाया जाता है। यहीं पर त्रिशा एक और हरकत करती है। वो संदीप का फोन अपने पास रख लेती है। संदीप साफ कहते हैं, मैंने कई बार उससे अपना फोन मांगा, लेकिन वो टालती रही और फिर साफ इनकार कर दिया कि वो मुझे फोन वापस नहीं देगी। संदीप को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है, लड़की अनजान शहर में है, शायद असहज महसूस कर रही हो, इसीलिए वो ज्यादा जिद नहीं करता। अगले दिन जब लड़की को अपनी ट्रेन पकड़नी थी, संदीप फिर से उसे स्टेशन ले जाता है। लेकिन ठीक उस वक्त जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी होती है, लड़की गाड़ी की तरफ न जाकर अचानक टीटी के पास चली जाती है। और फिर वहां एक ऐसा ड्रामा शुरू होता है जिसने संदीप की पूरी जिंदगी उलट कर रख दी। त्रिशा जोर जोर से रोने लगती है, बाल बिखेर लेती है और लोगों की भीड़ के बीच इशारा करते हुए चिल्लाने लगती है, इस लड़के ने मेरा रेप किया है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पल के लिए तो संदीप को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। वो कुछ बोल भी नहीं पाता कि वहां खड़े लोग उसे घूरने लगते हैं। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है और संदीप को ऐसे देखा जाने लगता है जैसे उसने कोई भयानक जुर्म कर दिया हो। इसी बीच लड़की बार बार फोन निकालकर पुलिस को कॉल करती है और हर बार यही चिल्लाती रही कि इस लड़के ने मेरे साथ रेप किया है। फिर कुछ ही देर में रेलवे पुलिस वहां पहुंच जाती है। लड़की जैसे ही बयान देती है, पुलिस बिना कुछ सोचे समझे संदीप का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा स्टेशन के थाने ले जाया जाता है। संदीप बार बार बस एक ही बात कहता है, सर मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, कम से कम मुझे अपने घर पर एक बार फोन करने दीजिए। आपने लड़की के कहने पर मुझे पकड़ लिया, पर मेरे घर वालों को तो बता दीजिए कि मैं कहां हूं। काफी मिन्नतों के बाद पुलिस वाले लड़की से उसका फोन लेते हैं और संदीप की घर वालों से बात कराते हैं। यहीं से संदीप की मां को पहली बार पता चलता है कि उनका बेटा रेप जैसे संगीन आरोप में अरेस्ट हो गया है। मां का दिल बैठ जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कहां फोन की उम्मीद कर रही थी और कहां यह खबर मिली कि बेटा जेल में है। वो थाने जाती हैं, लेकिन रेप का मामला होने के कारण पुलिस उन्हें मिलने नहीं देती। अब वो बस बाहर खड़ी रह जाती हैं, आंखों में आंसू, मन में डर और दिल में एक ही सवाल, कहीं मेरा बेटा सच में कुछ गलत तो नहीं कर बैठा। लेकिन मामला यहीं नहीं थमता। संदीप की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद वही लड़की त्रिशा सीधे संदीप के गांव पहुंच जाती है। उसकी मां से मिलती है और कहती है, मां जी मैंने ऐसे बहुत केस हैंडल किए हैं, अगर आप चाहें तो आपका बेटा आसानी से छूट सकता है, बस 5 से 7 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। मां को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आता। वो कांपती आवाज में पूछती हैं, बेटा मेरे बेटे ने तेरे साथ कुछ गलत किया क्या? क्या तू सच में पीड़ित है? लेकिन त्रिशा भावनाओं में नहीं पड़ती। कहती है, मां जी मुझसे ज्यादा सवाल मत कीजिए, आप सिर्फ पैसों का इंतजाम कीजिए, दिल्ली पुलिस को मैं खुद मैनेज कर लूंगी। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि उस समय वहां संदीप का एक दोस्त भी मौजूद था। वो शांत बैठा रहा, लेकिन पूरा संवाद चुपचाप रिकॉर्ड करता रहा। यहीं से मामला धीरे धीरे पलटने लगता है। संदीप ने जेल में रहते हुए एक अपील दाखिल की। उसने कहा कि उसकी मां बीमार है और उसे कुछ समय के लिए घर जाने की इजाजत दी जाए। कई कोशिशों के बाद उसे बेल मिलती है और कुछ दिनों के लिए वो जेल से बाहर आता है। बेल मिलने के बाद जब संदीप घर लौटा तो लगा जैसे गांव वही था, लेकिन लोग बदल चुके थे। जो पड़ोसी पहले उसके साथ बैठकर चाय पीते थे, अब उसके सामने आने से कतराने लगे थे। उनकी आंखों में अजीब सा डर या शायद नफरत थी, मानो अब वो उन्हें कोई गुनहगार दिखने लगा हो। घर की हालत पहले से भी खराब हो चुकी थी। नौकरी छिन चुकी थी, बचत खत्म हो गई थी और रसोई में राशन भी गिन गिन कर चल रहा था। गांव के लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया था। लोग अब उसे उसी नजर से देखने लगे थे जिस नजर से किसी रेपिस्ट को देखा जाता है।
सच को साबित करने के लिए सिर्फ मन की सच्चाई नहीं, कागज और सबूत भी चाहिए। उसी दौरान एक उम्मीद की किरण मिलती है। वो वीडियो जो उसके दोस्त ने चुपचाप रिकॉर्ड किया था, जहां लड़की घर आकर पैसे मांग रही थी और कह रही थी कि पैसे दे दो, मैं दिल्ली पुलिस को मैनेज कर दूंगी। वह वीडियो अब संदीप के पास था। लेकिन एक और बात होती है जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। संदीप गांव के सरपंच से मिलने गया। वह थका हुआ था, टूटा हुआ था, लेकिन मन में अब भी एक उम्मीद थी। उसने सरपंच से कहा, सर, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, लेकिन अगर आपने मेरी आंखों में झांका तो सच्चाई दिखेगी। सरपंच थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की का फोन आया था। वो रो रही थी, कह रही थी कि उसका नाम त्रिशा है। वो संदीप को जानती थी। बोली, हमने आपस में झगड़ा किया और संदीप ने माफी नहीं मांगी, इसलिए गुस्से में मैंने उस पर झूठा रेप केस कर दिया। अब मुझे पछतावा है, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, जब सरपंच को यह पूरा दृश्य दिखाया गया तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अब समझ में आया, वो माफी नहीं मांग रही थी, वो बस अगली चाल की बिसात बिछा रही थी। संदीप ने अब तय कर लिया था, अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो उसे खुद ही लड़ना होगा। जिस वीडियो को उसके दोस्त ने रिकॉर्ड किया था, वो अब उसके पास एक बड़ा हथियार बन चुका था और यहीं से उसने खुद सबूत जुटाने की शुरुआत की। सबसे पहले उसने त्रिशा की असली पहचान खंगाली। जो लड़की खुद को त्रिशा राठौर बता रही थी, असल में उसका नाम था त्रिशा खान। इंस्टाग्राम पर उसके 7 फर्जी अकाउंट निकले और हर प्रोफाइल में उसके पिता का नाम अलग अलग था, कहीं जहांगीर खान तो कहीं रजनीश सिंह राठौर। संदीप को समझ आ गया कि यह सिर्फ झूठ नहीं, एक पूरा खेल है, पहचान छुपाने का और लड़कों को फंसाने का। जो काम पुलिस को करना था, वो अब संदीप और उसके वकील कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया डिटेल, पुराने केस रिकॉर्ड, एक एक करके सबूत इकट्ठा हो रहे थे और लड़की की सच्चाई उजागर होती जा रही थी। इस बीच कोर्ट में त्रिशा को बार बार बुलाया गया, लेकिन वो हर बार कोई बहाना बनाकर पेशी टालती रही। उसे भरोसा था कि आखिरकार लड़के वाले थक जाएंगे और उसे चुप करवाने के लिए कोई न कोई रकम दे ही देंगे। लेकिन संदीप के पास देने को पैसे नहीं थे, बस सबूत थे। तभी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। राजस्थान की जेल से एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें इसी लड़की का नाम एक पुराने केस में दर्ज था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि होती है और कोर्ट में पहली बार यह सवाल उठता है कि कहीं ये लड़की पहले भी तो किसी केस में नहीं फंसी थी। अब कोर्ट उसे पेश होने का आदेश देता है। वो पेश होती है। अब तक त्रिशा खान की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट में आमने सामने हुई पेशियों में वकील की नजर उस लड़की की कलाई पर पड़ी। उसके हाथों पर पुराने कट के निशान थे, जैसे उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। ये ताजा नहीं थे, लेकिन साफ दिख रहा था कि कुछ महीने पहले के थे। वकील और संदीप को शक हुआ। अब पुलिस से उम्मीद करना बेकार था, इसलिए उन्होंने RTI यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत एक आवेदन डाला और वहीं से खुली उस लड़की की असली कुंडली। RTI के जवाब में उन्हें एक पुलिस प्रेस रिलीज मिली जिसमें साफ साफ लिखा था, राह चलते लोगों से लिफ्ट लेकर छेड़छाड़ और रेप के झूठे केस में फंसाकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार। यह लाइन पढ़ते ही संदीप और उसके वकील समझ गए कि अब सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। प्रेस रिलीज के साथ एक चार्जशीट भी थी जिसमें लिखा था कि जयपुर में इस महिला ने 10 से ज्यादा झूठे रेप और 3 छेड़छाड़ के केस दर्ज करवाए थे। कुछ केसों में आरोपी बरी हो चुके थे, बाकी में भी चालान महिला के खिलाफ था। इस एक डॉक्यूमेंट ने त्रिशा की असल पहचान सामने ला दी कि वो सिर्फ झूठ बोलने वाली नहीं, बल्कि आदतन अपराधी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, RTI के जरिए पहली बार यह कानूनी रूप से स्पष्ट हुआ कि लड़की का असली नाम त्रिशा खान है, जबकि वह फेसबुक पर त्रिशा राठौर बनकर संदीप से मिली थी। अब केस सिर्फ एक झूठे आरोप का नहीं रह गया था, यह एक आदतन अपराधी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। अब सवाल सिर्फ झूठ का नहीं था, सवाल यह था कि क्या कानून इस बार झूठ के आगे झुक जाएगा या लड़ाई जीत जाएगी। 28 मार्च 2024 की तारीख थी। 30 हजारी कोर्ट में जब त्रिशा खान कटघरे में खड़ी थी तो उसका सामना ऐसे सवालों से हुआ जिनका जवाब देते वक्त खुद उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वकील ने पूछा, क्या आपने पहले भी किसी के खिलाफ रेप का केस किया है? और बिना कोई हिचकिचाहट के त्रिशा ने कहा, हाँ, मैंने पहले भी 3 अलग अलग लोगों पर रेप के आरोप लगाए हैं। इसके बाद सवाल किया गया, क्या आप कभी जेल में रही हैं? लड़की ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, हाँ,
मैं पंजाब और राजस्थान की जेल में रह चुकी हूं। इस जवाब के बाद कोर्ट में बैठे लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह मामला किसी साधारण आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का है। फिर वकील ने दरियागंज थाने की पुरानी एफआईआर दिखाई जिसका नंबर था 489/15। जब उससे पूछा गया कि क्या यह वही केस है जिसमें आपने शिकायत की थी, तो तिशा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ वही केस है, मैंने ही शिकायत की थी। जब अगला सवाल आया, क्या उस केस में आरोपी बरी हो गया, तो लड़की ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद हो गया होगा, और वैसे भी मुझे इससे क्या लेना। एक पल को कोर्ट की हवा थम सी गई। कटघरे में खड़ी वो लड़की जिसे कानून का सहारा मिलना था, अब कानून को ही इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी तबाह करने की कबूलनामा कर रही थी। वकील ने कोर्ट के सामने आरटीआई और प्रेस रिलीज से आए सारे दस्तावेज रखे जिनमें साफ लिखा था कि इस लड़की ने राजस्थान में 10 से ज्यादा फर्जी रेप केस और 3 छेड़छाड़ के झूठे मामले दर्ज कराए थे और उसमें से कई केसों में आरोपी निर्दोष साबित हो चुके थे। इतने सारे पुख्ता सबूतों के बाद तिशा ने भरे कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, हाँ ये सारे झूठे केस मैंने ही किए। मुझे लगा कि इससे आसान पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि इल्जाम लगाइए और बाकी काम सिस्टम खुद कर देता है। उसने यह भी कहा, मैंने रोकर झूठ बोलकर परिवार को भी झांसे में लेने की कोशिश की ताकि मोटी रकम वसूल सकूं, लेकिन जब किसी ने पैसे नहीं दिए और सबूत मेरे खिलाफ आने लगे तो मुझे लगने लगा कि अब बचना मुश्किल है। और तब जज साहब ने जो कहा वो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार बोला गया। उन्होंने साफ कहा, अगर एक झूठे आरोप से किसी पुरुष की पूरी जिंदगी नष्ट हो सकती है तो झूठ बोलने वाली महिला को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने 5 लड़कों पर झूठे केस लगाए हैं तो उन 5 मामलों की सजा उसे भी अलग अलग मिलनी चाहिए। इस आदेश के बाद कोर्ट ने तिशा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस कहानी ने साबित किया कि जब सिस्टम खामोश हो जाए तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को झकझोर सकता है। अगर उसके पास हिम्मत हो और सच्चाई का साथ, हो सकता है कि दुनिया देर से सुने, लेकिन जब सच बोलता है तो अदालत भी झुकती है और समाज भी। ये जीत सिर्फ संदीप की नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जिसने झूठ के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। जय